हेलो स्टूडेंट्स। बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज से हम मुगल साम्राज्य के बारे में क्लासेस शुरू करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था बाबर, उसने जब भारत पर आक्रमण किया तो यहाँ पर प्रमुख शासक कौन कौन से थे और कौन कौन से शक्तिशाली राज्य उस समय थे, अर्थात भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। दिल्ली सल्तनत के पतन के उपरांत भारत में एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई जो इतिहास में मुगल साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध है। और इसका जो कालक्रम माना जाता है वो 1526 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी तक का माना जाता है। हालांकि इसका जो चरमोत्कर्ष काल है वो 1526 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक का माना जाता है। और 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उसके उपरांत मुगल साम्राज्य का निरंतर पतन होता गया और अंततः 1858 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर, उनकी मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य की समाप्ति हो जाती है। तो आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, उसने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख राज्य और शासक उस समय थे। तो हम बात करते हैं उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति की। तो उस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी वो बहुत ही शोचनीय कही जा सकती है, क्योंकि जो संपूर्ण भारत था वो बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में उस समय विभक्त था और ये जो राज्य थे वो अपनी प्रभुता के लिए एक दूसरे से सदैव लड़ते रहते थे। दिल्ली, पंजाब, कश्मीर, बंगाल, मालवा, गुजरात, सिंध, मेवाड़ और उड़ीसा और दक्षिण में विजयनगर और बहमनी आदि राज्य भारत के प्रमुख शक्तिशाली राज्यों में से थे। लेकिन अगर हम बात करें बाबर की आत्मकथा की, अर्थात बाबरनामा की, तो उसने उसमें केवल 5 मुस्लिम शासकों बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी राज्यों और 2 हिंदू शासकों अर्थात मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली की। तो बाबर के आक्रमण के समय में दिल्ली में लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी राज्य कर रहा था और उसका जो राज्य था वो केवल दिल्ली, आगरा, जौनपुर, दोआब और बिहार के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया था, क्योंकि जो इब्राहिम था वो राजा के देवी सिद्धांत में विश्वास रखता था और यही वजह थी कि उसके बहुत सारे अफगान सरदार उसके विरुद्ध हो गए थे। उसके चाचा आलम खां लोधी ने खुद को दिल्ली सल्तनत का दावेदार बताया हुआ था और अनेक जो सूबेदार थे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। बिहार में बहादुर खां ने स्वयं को मोहम्मद शाह के नाम से बिहार का स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया था। जौनपुर में भी जो नासिर खां लोहानी और मारूफ फरमूली था, उनके नेतृत्व में अफगानों ने इब्राहिम लोधी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। मालवा की अगर हम बात करें तो तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसके आक्रमण के समय में 1398 ईस्वी में मालवा जो था वो दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया था, यानी स्वतंत्र हो गया था। और यहाँ का जो सूबेदार था दिलावर खां गौरी, वो स्वतंत्र शासक बन गया था। 1435 ईस्वी में गौरी के वजीर महमूद खां ने सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया और खिलजी राजवंश की स्थापना की। 1526 ईस्वी में जब मुगल आक्रमण हुआ उस समय मालवा का जो शासक था वो महमूद द्वितीय था और वो एक अयोग्य शासक कहा जा सकता था। महमूद को शासक बनाने में एक राजपूत वीर सरदार मेदिनी राय द्वारा उसकी सहायता की गई थी और यही वजह थी कि महमूद द्वितीय ने उसको मंत्री पद सौंप दिया और मेदिनी राय ने जो राज्य के महत्वपूर्ण पद थे उन पदों पर अपने राजपूत मित्रों की नियुक्ति की। और यही वजह थी कि जो मुस्लिम सरदार थे वो उससे असंतुष्ट हो गए और गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह की सहायता से उसे हटाने का प्रयास करने लगे। मेदिनी राय ने मेवाड़ के राणा सागा से सहायता ली और राणा ने महमूद द्वितीय को परास्त किया और उसे बंदी बना लिया और उसे चित्तौड़ ले गया और कुछ समय बाद सुल्तान ने उसे मुक्त कर उसका जो राज्य था उसे वापस कर दिया।
मालवा के भांति ही गुजरात का शासक जो जफर खां था, उसने भी तैमूर के आक्रमण का लाभ उठाते हुए अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी और मुजफ्फर शाह के नाम से गुजरात का शासक बन गया। उसके वंशजों में अहमद शाह और सुल्तान महमूद बेगड़ा बहुत ही योग्य शासक सिद्ध हुए और उनके द्वारा गुजरात राज्य की शक्ति और प्रभाव में बहुत अधिक वृद्धि हुई। महमूद बेगड़ा के पश्चात मुजफ्फर शाह द्वितीय गद्दी पर बैठा, जिसे राणा सांगा से भी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वो परास्त हुआ। 1526 ईस्वी में उसकी मृत्यु के उपरांत बहादुर शाह गद्दी पर बैठा। मेवाड़ की अगर हम बात करें तो बाबर के भारत आक्रमण के समय में उत्तर भारत में जो सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था मेवाड़, वो राणा सांगा के अधीन था और इसकी राजधानी चित्तौड़ थी। 1509 ईस्वी में रायमल की मृत्यु के उपरांत उसका जो तीसरा पुत्र था संग्राम सिंह, वो इतिहास में राणा सांगा के नाम से विख्यात है, मेवाड़ का शासक बना। और टॉड का मानना है कि 18,000 घोड़े, 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव और रावल और 104 सरदार, 500 युद्ध के हाथी रण क्षेत्र में उसका अनुगमन करते थे। बंगाल की अगर हम बात करें तो फिरोज तुगलक के काल में जो बंगाल था वो दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गया था और यहाँ का राजवंश हुसैनी वंश के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ का जो शासक था अलाउद्दीन हुसैन, उसने अपने साम्राज्य की सीमाएं उड़ीसा, अवध, आसाम की सीमा पर स्थित कूच बिहार तक बढ़ा दी थी और बाबर के समय में उसका पुत्र नुसरत शाह बंगाल का शासक था। बिहार सदैव ही दिल्ली के शासकों के लिए संकट का कारण बना और जो बिहार था वो वस्तुतः दिल्ली सल्तनत का ही एक अंग था, लेकिन वहाँ भी इब्राहिम लोदी के शासनकाल से विद्रोह प्रारंभ हो गए और इब्राहिम लोदी के काल में दरिया खां लोहानी के नेतृत्व में वहाँ विद्रोह हुआ, जिसे इब्राहिम लोदी दबाने में असफल रहा। बाबर के आक्रमण के समय उड़ीसा का शासक प्रताप रुद्रदेव था और बाबर के आक्रमण के समय में ये जो राज्य था वो शक्तिहीन हो गया था, क्योंकि विजयनगर राज्य ने उड़ीसा के गोदावरी के दक्षिण के समस्त भाग पर अपना अधिकार कर लिया था और गोलकुंडा ने भी उड़ीसा पर आक्रमण कर लूट मार में काफ़ी धन संपदा हस्तगत कर ली थी। कश्मीर की अगर हम बात करें तो 14वीं सदी में कश्मीर एक हिंदू राज्य था, लेकिन 1399 ईस्वी में हिंदू राजा रामचंद्र की उसके मंत्री शाह मिर्जा द्वारा हत्या कर दी गई और उसने उसके सिंहासन पर अधिकार कर लिया और जैनुल आबिदीन इसी वंश का शासक था और वो एक अत्यंत उदारवादी और योग्य शासक कहा जा सकता है। 1470 ईस्वी में उसकी मृत्यु के उपरांत उसके अयोग्य उत्तराधिकारियों द्वारा शासन किया गया और यही वजह थी कि बाबर के आक्रमण के समय कश्मीर राज्य में अव्यवस्था फैली हुई थी। पंजाब की अगर हम बात करें तो बाबर के आक्रमण के समय में दौलत खां लोधी पंजाब का सूबेदार था और इब्राहिम लोदी की निरंकुशता और स्वयं दौलत खां लोधी के स्वतंत्र होने की महत्वाकांक्षा के कारण इनके जो आपसी संबंध थे वो कटुतापूर्ण थे और यही वजह है कि दौलत खां लोधी ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और इससे बाबर को अपने भारतीय अभियान के समय उत्तर पश्चिमी भारत में प्रवेश करने में सहायता मिली। फिरोज तुगलक द्वारा सिंध और मुल्तान क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर उन्हें दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था, लेकिन तैमूर के आक्रमण के उपरांत सिंध स्वतंत्र हो गया था और 1516 ईस्वी में सिंध पर कंधार के अमीर शाह अरगो ने अपना अधिकार कर लिया था। कुछ समय बाद उसके पुत्र शाह हुसैन ने मुल्तान पर भी अधिकार कर लिया और बाबर ने जब आक्रमण किया भारत पर, उस समय सिंध अरगों के ही नियंत्रण में था, लेकिन उसकी स्थिति सुदृढ़ नहीं कही जा सकती थी। बहमनी राज्य की अगर हम बात करें तो उत्तर में बरार से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक विस्तृत बहमनी राज्य की जो स्थापना थी वो 1347 ईस्वी में अफगान सरदार हसन द्वारा की गई थी और बहमनी वंश के शासकों के विजयनगर के राजाओं के साथ निरंतर संघर्ष होते रहे और यही वजह थी कि उनकी शक्ति लगातार कमज़ोर होती गई। 1481 ईस्वी में यहाँ के योग्य मंत्री महमूद गवा की हत्या कर दी गई और उसकी हत्या के
उपरांत बहमनी राज्य का तीव्र गति से पतन हुआ और इस राज्य के भग्नावशेषों पर 5 स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। ये जो राज्य थे वो थे बीजापुर का आदिल शाही राज्य, अहमदनगर का निजाम शाही राज्य, गोलकुंडा का कुतुब शाही राज्य, बरार का इमाद शाही राज्य और बीदर का वरीद शाही राज्य। इनमें पारस्परिक कटुता और द्वेष था और बाबर के आक्रमण के समय इन राज्यों में अत्यंत अव्यवस्था फैली हुई थी। विजयनगर उस समय का बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य कहा जा सकता है और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी और विजयनगर राज्य दक्षिण भारत का हिंदू राज्य था जो कि बहुत ही शक्तिशाली राज्य था और यहाँ के शासकों का पड़ोसी बहमनी शासकों से निरंतर संघर्ष होता रहता था। बाबर के आक्रमण के समय यहाँ का जो शासक था वो कृष्णदेव राय था और उसकी गणना भारत के सर्वश्रेष्ठ शासकों में की जाती है। इस प्रकार आज हमने बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा की और अगली क्लास में हम मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में अध्ययन करेंगे और हम ये जानेंगे कि मुग़ल साम्राज्य के स्थापना में बाबर की क्या भूमिका रही।